मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा सामाजिक समूह के अंतर्गत आज प्राथमिक समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह का अर्थ, सामाजिक समूह की विशेषता और सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण था वो हमने पहले ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया था। आज हम प्राथमिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है तो देखिए, प्राथमिक समूह है ये चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है इसको चार्ल्स कूले ने दी थी अवधारणा, और इसने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक थी, उसको 1909 में इसने लिखा था और उसी में उसने प्राथमिक समूह के बारे में चर्चा की थी। तो प्राथमिक समूह किसने दिया? प्राथमिक समूह चार्ल्स कूले ने। कौन सी पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कब लिखी गई थी? 1909 में। तो चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा गया जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हो। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। आपने इन समूह को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उन्होंने उसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया। प्राथमिक समूह का अर्थ क्या बताया इन्होंने कि प्राथमिक समूह वो हैं जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, साथी हैं, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। इन्होंने समूह को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में भी कि व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि सामान्यतः संपूर्णता में व्यक्तिगतताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि में हम का कहना है कि क्योंकि ये अपने उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने क्या लिखा कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती हो। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में कि व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिगतताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे कि कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। कूले की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। तो कूले की परिभाषा से
ये सिद्ध होता है या ये स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का होना अति आवश्यक है। किंग्सले डेविस का भी कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंधों में आमने सामने के संबंध पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता या नहीं हो पाता। किंग्सले डेविस ने बताया कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध होकर यांत्रिक संबंध है। किंग्सले डेविस के अन्य उदाहरण देते हुए बताया कि जब सेना का एक सिपाही किसी लड़की के प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर उसके साथ लगातार पत्र व्यवहार करता है तो आमने सामने के संबंधों के नहीं पाए जाने पर भी उनके बीच प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो किंग्सले डेविस का उदाहरण है कि जैसे कि एक पुलिस अफसर के सामने एक साधारण सिपाही सल्यूट करता है, उनका संबंध आमने सामने का होता है पर फिर भी वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आते। ये संबंध यांत्रिक संबंध होते हैं। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सिपाही किसी लड़की से प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर उसके साथ लगातार पत्र व्यवहार करता है तो ये आमने सामने के संबंधों के नहीं पाए जाने पर भी उनके बीच प्राथमिक संबंध होते हैं। आपने ये बताया कि हम की भावना तो बड़े बड़े द्वितीयक समूह में पाई जाती है, अतः इन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को प्राथमिक समूह कहा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कूले ने प्राथमिक समूह की इन दोनों विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया। उदाहरण के रूप में कूले ने संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता तथा संबंधों को प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषताओं के रूप में माना। यहाँ कोजर एवं रोजनबर्ग का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा कि इन विद्वानों ने बताया कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह के संयोग वंश विशेषता है। तो कोजर और रोजनबर्ग का कथन है कि आमने सामने के जो संबंध तथा लघु आकार तथा आदि प्राथमिक समूह की संयोग वंश विशेषता है। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता। तो स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। लुडबर्ग ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इस परिभाषा में प्राथमिक समूह के लिए लघु आकार संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता और व्यक्तिकता पर जोर दिया गया है। तो लुडबर्ग है, उन्होंने प्राथमिक समूह को परिभाषित किया कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो इस परिभाषा के अंतर्गत प्राथमिक समूह के लिए संबंधों का आकार, संबंधों की घनिष्ठता और संबंधों की सहभागिता एवं व्यक्तिकता पर जोर दिया गया है। फेयरचाइल्ड लिखते हैं, एक प्राथमिक समूह का जिसमें दो से लेकर 50 या 60 लोगों के अर्थात एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में न कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्तों के रूप में रहते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा में फेयरचाइल्ड ने सदस्यों की कम संख्या, घनिष्ठ एवं स्थिर संबंधों, आमने सामने के संबंधों एवं संबंधों की संपूर्णता को प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। किम्बाल यंग ने प्राथमिक समूह में परस्पर आमने सामने के
संपर्क है और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु है जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। तो किम्बाल यंग क्या कहते हैं? किम्बाल यंग के अनुसार कि प्राथमिक समूह में परस्पर आमने सामने के संपर्क होते हैं। किम्बाल यंग कहते हैं कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। अलेक्सन इंकल्स के अनुसार प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं, जिनमें व्यक्तियों के आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्तियों का अहम की भावना में बदल जाता है। इंकल्स कहते हैं कि प्राथमिक जो समूह के सदस्यों के संबंध हैं वो आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावना उनमें बहुत प्रबल होती है और व्यक्तियों का हम में बदल जाता है। मैकाइवर पेज ने प्राथमिक समूह के संबंध में लिखा है कि सबसे सरल, सर्वप्रथम तथा साचार्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो उन सबसे संबंधित है अथवा किसी सामान्य नीति के कोई सामान्य जो नीति है उसकी खोज करते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं। ये आमने सामने के समूह सभी संगठन के केंद्र के रूप में होता है। तो मैकाइवर पेज क्या कहते हैं कि सबसे सरल, सर्वप्रथम तथा साचार्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें थोड़ी संख्या के लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो सबसे संबंधित हो अथवा किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं और उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। यह आमने सामने के समूह सभी संगठनों में केंद्र के रूप में होता है। ये किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाओं में पाया जाता है। ये सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है। प्राथमिक समूह परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण बातों से हमें परिचित कराता है। ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी के रूप में अपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियात्मक रूप देते हैं। ये हमारे रीति रिवाजों का प्रजनन स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है। ये हमारी सामाजिक स्मृतियों का प्रथम और साधारणता बना रहने वाला प्रमुख केंद्र है। प्राथमिक समूह के उपयुक्त विवेचन में मैकाइवर पेज ने आमने सामने के संबंधों पर विशेष जोर दिया है। वास्तव में प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। ये समूह वह है जिसमें हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अनुक्रिया की हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरण में कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकाइवर पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस श्रेणी में रखा गया है। डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा हमको किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया और प्राथमिक समूह को आमने सामने का जो संबंध है उसी को प्राथमिक समूह माना गया है। धन्यवाद।